this video, we'll be exploring all the options which a law graduate can avail to. As a law graduate, आपके पास LLB में क्या क्या ऑप्शंस हैं जो आप अपना LLB कंप्लीट करने के बाद कर सकते हो। हमें हमेशा से यही बताया गया है कि अगर हमने लॉ कर ली है तो हम लॉयर बन सकते हैं, अगर हमें कोई पावर जॉब चाहिए तो हम जज बन सकते हैं, और अगर हमें एकेडमिक्स में कुछ करना है तो हम लीगल प्रोफेसर बन सकते हैं। बट इज दिस इनफ और आर दीज ऑप्शंस इनफ? नॉट एग्जैक्टली। जिस सेंचुरी में अब हम हैं, हमारे पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो हम एक LLB ग्रेजुएट होके उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मानसरोवर लॉ सेंटर। आज की शूट में हम वो सब ऑप्शंस डिस्कस करेंगे जो आप अपनी ग्रेजुएशन के बाद एक्सप्लोर कर सकते हो। बीइंग अ लॉयर, आप एक मेडिकल लॉयर की भी फील्ड एक्सप्लोर कर सकते हो। वेल, ये क्या होता है? इंडिया में हमारे पास बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स है, जैसे कि हमारे पास मैक्स है, हमारे पास फोर्टिस है, हमारे पास मेदांता है। बट क्या ये हॉस्पिटल्स बहुत स्मूथली रन कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। इनके पास बहुत ज्यादा केसेस आते हैं, इनफैक्ट दिन रात केसेस आते हैं जिसमें हमारे पास मैल प्रैक्टिस, मेडिकल नेग्लिजेंस, इंश्योरेंस को एग्जामिन करने जैसी बहुत सारी चीजें होती है जो हमें करनी होती है। सपोज करो देयर इज दिस पर्सन जो एक बार अपना ट्रीटमेंट किसी बहुत बड़े XYZ प्राइवेट हॉस्पिटल में कराता है और उसमें उसके साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि उसके स्टमक में डॉक्टर की कोई रिंग रह जाती है। तो ऐसा केस जो कि एक मेडिकल लॉयर प्रैक्टिस करेगा, जो इतने बड़े हॉस्पिटल के बिहाफ पे अगर कोई लॉयर केस लड़ेगा, दिस विल इन्वॉल्व नॉट ओनली मनी बट ऑल्सो फेम। तो आप मेडिकल लॉयर की भी फील्ड को एक्सप्लोर कर सकते हैं। बीइंग अ लॉयर, आप सुप्रीम कोर्ट के और डिफरेंट हाई कोर्ट्स के वेरियस जजमेंट्स भी एग्जामिन कर सकते हो। ये भी देख सकते हो कि अगर सिविल का जजमेंट है तो उसमें क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स किए गए हैं, और अगर क्रिमिनल का जजमेंट है तो उसमें इन्वेस्टिगेशन कैसे किया गया है, चार्जशीट कैसे फ्रेम की गई है, जो स्टेट है उसके क्या आर्ग्यूमेंट्स है। सो दिस इज अ वेरी वेरी गुड एरिया विच यू कैन एक्सप्लोर। द थर्ड थिंग विच यू कैन डू एज अ लॉयर इज बीइंग अ पॉलिसी एनालिस्ट। अब ये पॉलिसी एनालिस्ट क्या होता है? हम सबको पता है कि एनालिस्ट का मतलब है वो इंसान जो चीजों को एनालाइज करता है, लेकिन पॉलिसी क्या चीज है? अब हमारी गवर्नमेंट ऐसे तो चल ही नहीं रही है। इंडिया तो इज अ वेलफेयर स्टेट। बीइंग अ वेलफेयर स्टेट, इंडिया में हमारे पास बहुत सारी पॉलिसीज इन एंड आउट, दिन एंड रात बनती ही रहती है। जैसे कि हमारे पास वक्फ का बिल हो गया, हमारे पास सरोगेसी से रिलेटेड बिल हो गया, हमारे पास अडॉप्शन से रिलेटेड बिल हो गया। तो ये सब चीजें गवर्नमेंट किसी के अंडर करा रही है। तो आप गवर्नमेंट के साथ यानी कि सरकार के साथ मिलके इन सब पॉलिसीज पे काम कर सकते हो, इनका एक फ्रेमवर्क रख सकते हो, ये बता सकते हो कि किस एज ग्रुप को क्या बेनिफिट किया जाएगा, कौन सी पॉलिसीज में हमें किसको इंक्लूड करना चाहिए और किसको बाहर रखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सरोगेसी। सरोगेसी अपने आप में इतना बड़ा टॉपिक है कि इंडिया में कोई चाइल्डलेस कपल है तो उसको तो सरोगेसी कराना ही है, लेकिन हमने देखा है कि फॉरेन से भी बहुत लोग आते हैं जो इंडिया में रह के एक चाइल्ड को लेना चाहते हैं, किसी से चाइल्ड कंसीव कराना चाहते हैं। बट हाउ एग्जैक्टली वी विल गो अहेड विद दिस? तो एक पॉलिसी एनालिस्ट हमें ये सब एग्जामिन करने में मदद कर सकता है। So this is a very good option which you can definitely explore. The fourth topic is of technology and AI. अब आपने देखा है कि आजकल चैट GPT के बिना, मेटा AI के बिना हमारी कोई भी चीज पूरी नहीं हो सकती। हमें छोटी सी छोटी चीज, यानी कि अगर हमें एक अच्छा सेंटेंस करेक्शन करना है या सेंटेंस फॉर्मेशन करना है, वो भी हम चैट GPT पे डालते हैं, और बड़े से बड़ा डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट करना है तो वो भी हम चैट GPT पे डालते हैं, एंड विद इन माइक्रो सेकेंड्स आपके पास पूरी एक फाइल आ जाती है। बट डू यू रियली थिंक कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये किसी को इस पे वर्क नहीं करना पड़ता? आपके पास अगर 5000 पेज की एक फाइल है तो एक लॉयर के पास कोई पर्सन जिसको लॉ के बारे में कोई आइडिया नहीं है, वो लेके जाएगा तो उसे भी किसी ना किसी चीज से उसको एग्जामिन कराना पड़ेगा। तो टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है जिसमें आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे वो 5000 पेजेस की फाइल डाल तो सकते हो, लेकिन उसको एग्जामिन कैसे किया जाएगा ये एक अच्छा लॉयर ही
समझ सकता है। तो अगर आप एक लॉयर हो तो आपके पास जितने केसेस आ रहे हैं, आपके पास जितनी फाइल्स हैं, उनको आप इस टेक्नोलॉजी के थ्रू एक्सप्लोर कर सकते हो, इसमें इस टेक्नोलॉजी का भरपूर यूज कर सकते हो। और आने वाले कई सालों तक, जब तक हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एकदम डेवलप्ड स्टेज पे आ जाएगा, तब तक आप इस प्रोसेस के थ्रू बहुत ही ज्यादा मनी मिंट कर सकते हो। फिफ्थ ऑप्शन विच इज ऑल्सो आउटसाइड द बॉक्स इज you can work as a human right lawyer। अब ये human rights lawyer क्या चीज है? हमारे पास being a human बहुत सारे राइट्स है, जैसे कि हमारे पास राइट है कि हम एक अच्छा खाना खाएं, एक अच्छी हवा लें, जो कि दिल्ली में आज की तारीख में पॉसिबल नहीं है। हमारे पास राइट है कि हम अच्छा पानी पिए। उसके अलावा भी हमारे पास राइट टू प्रिवेसी है, राइट टू लाइफ है, राइट टू एजुकेशन। बट ये राइट्स एक नॉर्मल सिटीजन के समझ के बाहर है। बट अगर आप एक ऐसे लॉयर हो जो हमेशा मॉरली करेक्ट होने में बिलीव करते हो, आपको ये लगता है कि सोसाइटी का बेनिफिट ही मेरा बेनिफिट है, यानी कि यू वांट टू वर्क फॉर योर पीपल, तो आप ह्यूमन राइट्स लॉयर के हिसाब से भी काम कर सकते हो। हमारे पास बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, हमारे पास DLSA है, यानी कि दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, जो यही काम करती है, जो लोगों को बताती है कि उनके क्या क्या राइट्स हैं, जो वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को अपलिफ्ट करने में मदद करती है, जो उन्हें ये बताती है कि उनके पास साफ पानी से लेकर के साफ हवा तक के अधिकार है। आप उन लोगों की भी हेल्प कर सकते हो। सो दीज 5 थिंग्स जो हमें हर लॉयर से अलग बनाती है, आपके पास ये तो है, लेकिन उसके अलावा भी हमारे पास जो नॉर्मल चीजें होती है, जो एक लॉयर एक्सप्लोर कर सकता है, यानी कि लिटिगेशन में आप कोर्ट्स में जा सकते हो, किसी भी स्टेट बार के साथ रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, और फिर ऑल इंडिया बार यानी कि AIB का एग्जाम दे सकते हो। उसके बाद आप डिफरेंट एरियाज में प्रैक्टिस कर सकते हो, चाहे वो फैमिली लॉ हो, चाहे वो क्रिमिनल लॉ हो, चाहे वो सिविल लॉ हो, चाहे वो IPR रिलेटेड लॉ हो, चाहे वो कंपटीशन लॉ हो। ये सब अपॉर्चुनिटी तो आपके पास लॉयर बनने के पहले दिन से है। उसके अलावा आपके पास एक पावर जॉब भी है, यानी कि आप जज भी बन सकते हो। जज बनने के लिए आपको डिफरेंट स्टेट्स के एग्जाम देने पड़ेंगे। आपको वो एग्जाम 3 स्टेजेस में क्लियर करने पड़ते हैं। पहला रहता है आपका एग्जाम, जो कि होता है ऑब्जेक्टिव। अगर आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम क्लियर करते हो तो आपका एक सब्जेक्टिव एग्जाम होता है, एंड फाइनली आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आता है, जो आपका सिटिंग हाई कोर्ट जजेस ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट्स लेते हैं। और लास्ट में आप एक ये एरिया भी एक्सप्लोर कर सकते हो कि आपने लॉ तो कर लिया, बट देन यू डिसाइडेड कि मुझे तो अभी और पढ़ना है, मुझे तो रिसर्च का काम करना है, तो आप LLM भी कर सकते हो। LLM के थ्रू आप किसी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हो, और इस नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपको CLAT PG का एग्जाम देना पड़ेगा। CLAT PG के एग्जाम से आपको किसी भी अच्छे NLU में एडमिशन मिल जाएगा, जिससे आप LLM कर सकते हो डिफरेंट एरियाज में, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन में, क्रिमिनल में, आप बिजनेस लॉ में, जिसमें भी आप इंटरेस्ट रखते हो, और उसके बाद आप उस पर्टिकुलर फील्ड में रिसर्च कर सकते हो। वंस यू हैव डन योर LLM, आप उसके बाद PhD की भी तैयारी कर सकते हो, या फिर किसी एजुकेशन सेंटर के साथ मिलके बच्चों को पढ़ा भी सकते हो। तो लॉयर बनने के लिए आपके पास किसी भी अपॉर्चुनिटी की लिमिटेशन नहीं है। इट इज जस्ट लाइक अ ओशन। वंस यू आर इनटू दिस, यू हैव ऑल द थिंग्स टू एक्सप्लोर। सम न्यू एंड इनोवेटिव स्टेप्स व्हिच यू कैन टेक एज अ लॉयर। बट ऐसा नहीं है कि आपके पास कुछ कमी है। अगर आपको फिर भी लगता है कि इनमें से कोई भी ऑप्शन मेरे लिए सूटेबल नहीं है, और आप और चीजों को एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो आप मानसरोवर लॉ सेंटर को कभी भी विजिट कर सकते हो। वी आर ऑलवेज देयर टू असिस्ट यू, टू टेल यू कि एज अ पर्सन आपके ऊपर कौन से प्रोफेशन पे आप ज्यादा बेटर सूट करोगे। थैंक यू सो मच।